यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्त्री है, मुझे उनका नाम अच्छी तरीके से याद नहीं है, शी इज फ्रॉम बेंगलोर, वो उसकी मालकिन है, विद्या मठ की मालकिन वही है। सब उन्हें दीदी पुकारते हैं और मुझसे भी कहा गया कि आप इन्हें दीदी कहें। वहाँ 5-5 खंड के, 4-4 खंड के बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं। ये जैसे हरिश्चंद्र घाट पर है, जैसे इनका विद्या मठ केदार घाट पर है, जैसे हनुमान घाट पे 3 बंगले हैं, है ना। तो ये सब एक एक बहनों को आवंटित हैं कि स्विमिंग पूल जो है हाईएस्ट फ्लोर पर है। तो पूरा स्विमिंग पूल जैसे होता है वैसा ही है? हाँ, एकदम वैसे ही है। किसके लिए स्विमिंग पूल था? वो तो महाराज जी के लिए ही होगा मेरे ख्याल से, या जिसके लिए भी हो। वो वहाँ पे एंट्री नहीं है, एंट्री नॉर्मल एंट्री इज प्रोहिबिटेड ओवर देयर। सबके अपने अपने हॉल है और वो बहुत सीक्रेट्स हैं, वो बहुत सेपरेट है, वो आम बाहर के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, वो दुनिया ही अलग है। हाँ, आप वहाँ के बच्चे से भी पूछो तो वो ऐसे ही बताएगा कि अरे दीदी लोगों की तो दुनिया ही अलग है, वो लगता ही नहीं है कि विद्या मठ का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कि जिस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल खड़े करे। इस पूरे मामले पर कई तरीके की बातें आई, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं वो ऐसे दावे हैं, वो सनसनीखेज दावे हैं जिसमें कई तरीके की बात कही गई है उस विद्या मठ के बारे में, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद बनारस में रहते हैं। वहां पर क्या क्या मौजूद है, किस तरीके की वहां एक्टिविटी होती है, हर उस चीज से रूबरू करेंगे। क्योंकि वहां पर कई महीनों तक रहने वाली भूमिका द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, जो साहित्यकार भी हैं और कई किताबें उन्होंने लिखी है और वो वहां पर पहुंची थी। उनसे ही हम पूछते हैं पहले कि वो किस तरीके से बनारस से जुड़ी हैं और कैसे बनारस भूमिका जी, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के बारे में बातें हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, और कहीं ना कहीं शंकराचार्य कई सवाल योगी आदित्यनाथ ने भी उठाए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बटुकों को लेकर चीजें चल रही हैं। लेकिन आपका दावा है कि आप वहां पर जो विद्या मठ है वहां रही हैं, वहां पर कई महीनों रुकी हैं। आखिर आप बनारस कैसे पहुंची और क्या आप वहां पर करने गई थी? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैं एक राइटर हूँ और अपने लेखन के लिए मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढती रहती हूँ। मुझे महाराज जी से, जो स्वरूपानंद महाराज जी हैं, यानी कि अभिमुक्तेश्वरा जी के गुरु जी हैं। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस चेयर पर बैठे हुए हैं वो बहुत ही गरिमामय, वो हमारे सनातनियों की सर्वोच्च पद है। तो उन पर ऐसे आक्षेप करना और उस पर बात करना हम आम लोगों की वश की बात नहीं है, हम लोगों को नहीं ऐसा कहना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके महाराज जी, उनके स्वयं के जो गुरु हैं, उनसे हम लोगों के पारिवारिक संबंध 70-80 साल के हैं। कैसे? मेरे ग्रैंडफादर के वो मित्र थे और मुवक्किल भी थे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज की चेयर तक आए थे, सीनियर एडवोकेट रहे हैं, बरसों बरस उन्होंने वहां वकालत की है। तो स्वरूपानंद महाराज जी का उनका बहुत गहरा नाता रहा है और मेरे बाबा ने 50 साल करीब कल्पवास किया है स्वरूपानंद जी के साथ। प्रयागराज में कुंभ मेले में कल्पवास होता है, 1 महीने का स्टे होता है संगम के तट पर, रेत में और ओस में रहना पड़ता है, क्वाइट डिफिकल्ट लाइफ होती है वो। तो उसमें बाबा रहते थे, तो हम लोग का इनके गुरु जी से नाता रहा है, ठीक है। तो जब मेरा उपन्यास आया, क्योंकि मैं उनके सामने ही जन्म हुआ है मेरा, मेरे माता पिता तक उनके बच्चे हैं, तो स्वरूपानंद महाराज जी मेरे ग्रैंडफादर की जगह पर आते हैं। तो उनके पास जब भी, मतलब मैं दिल्ली आ गई हूँ और मैं उनकी बच्ची ही हूँ, तो मैं उनके पास लेकर अपना नॉवेल, वो वाला गई माणिक कॉल आया था उस वक्त, क्योंकि वो आखिरी बार ही आए थे। देखिए, ये भी संयोग की बात है कि वो उनका आखिरी विजिट था इलाहाबाद, प्रयागराज। तो वो आए तो मैं बहुत खुश पहुंची, और वैसे भी वहां पे स्नान करना जो है बहुत अनिवार्य होता है हम सभी सनातनियों के लिए, तो हम लोग वहां पे माघ के महीने में जरूर ही जाते हैं। तो मैं उनसे जब गई
स्नान के लिए भी। और हमने कहा कि महाराज जी मैं किताब लिखने लगी हूँ और ये देखिए। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता चला तुम दिल्ली चली गई हो, कैसी हो बेटा, क्या है ये सब है। तो जो मेरा लेटेस्ट नॉवेल उस समय आया हुआ था माणिक कौल, तो मैंने उन्हें दिखाया। मैंने कहा ये मैंने कश्मीर पर लिखा है, देखिए। तो बहुत खुश हुए, पन्ने वन्ने पलटे उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। और उसमें चूंकि एड्रेस उसमें लिखा रहता है परिचय में कि ये इसका 5वां उपन्यास है और इतनी किताबें लिख चुकी है, ये सब। बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कहा कि तुम बनारस पर लिखो, काशी पर लिखो, प्रयाग पर लिखो, कश्मीर जाने की क्या जरूरत है। बहुत प्यार से उन्होंने कहा इस तरह से। यानी उन्होंने कहा एक तरीके से बनारस पर आप लिखिए। तो एक प्रेरणा रही, और क्योंकि वो कह रहे हैं तो वो आदेश हो गया। तब अब मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि भाई मुझे जाना है, हर हाल में जाना ही है। ये 19 की बात है मेरे ख्याल से। फिर 1-2 साल तक सोचते रहे कि हाँ भाई जाना है। और भी चूंकि जब हम लोग लिख रहे होते हैं ना, तो हम लोग के पेंडिंग ही बहुत काम रहते हैं। 2-1 साल तो पेंडिंग वाले ही काम। अभी आज की तारीख में भी आप पूछिए तो मेरे पेंडिंग में ही 5 किताबें कहीं ना कहीं प्रोसीजर में हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है ये करेंगे। तो 22 में मैं गई वहां पर। 22 पे मैं बनारस में 2022 में आप वहाँ बनारस गई? बनारस में गई 2022 में। और मैंने वहां बताया कि भाई मुझे महाराज जी से मैं कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से कनेक्टेड हूँ और मुझे यहाँ पर किताब लिखना है बनारस पर, बनारस की पृष्ठभूमि पर। तो आप बताएं कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ चूंकि महाराज जी वहाँ ये आपके जो अविमुक्तेश्वरा जी हैं ये वहां पर मौजूद नहीं थे और इनसे मैं मुखातिब कभी हुई भी नहीं हूँ। लेकिन जो वहाँ का मैनेजर था वो थे वहां पर। क्या नाम था उसका? वो संवन मिश्रा, नाम तो पता नहीं है, संवन मिश्रा जी। तो उन्होंने रजिस्टर में नाम नोट किया और उन्होंने कहा ठीक है कितने दिन रहेंगी और ये है वो है। मतलब काफी अच्छी वाइब्स नहीं आई उसकी मेरे ऊपर, मुझे मतलब नहीं अच्छी लगी। तो फिर भी मैंने कहा कि भाई बनारस में रहना तो है ही। और बनारस में हर साल जाती हूँ 1-8 दिन के लिए। नीलाभ जी का शांति हवन करना है, कुछ भी 1 दिन के लिए मैं जाती ही रही हूँ। तो वो पता नहीं चलता है बनारस क्या है। वो तो घाट पर बस शांति हवन किया, चली आई। उसके पहले मैं लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस में भी रुकी हूँ 1-2 साल। लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस BHU का पर्सनल गेस्ट हाउस है बनारस यूनिवर्सिटी का। तो प्रोफेसर किसी ना किसी से कह दो कि भाई मुझे यहाँ रुकना है तो वो रुकवा देते हैं। उसका बिल भी मैं पेमेंट करके आई हूँ। वो लोग मना भी करते रहे हैं कि नीलाभ के काम से आई हो, बच्ची हो, क्यों पेमेंट करोगी, पर मैं पेमेंट करती हुई आई हूँ हमेशा। तो अब की बार मैं यहाँ रुकी और मुझे थोड़ा लंबा रुकना था। तो फिर मुझे यहाँ पर रहने लगे। और बनारस का इतना अट्रैक्शन है और इतना उसमें मतलब कशिश है उस शहर की कि वो आपको छोड़ता नहीं है। JNU की टाइप्स है वो। तो आप जब वहां पर गई विद्या मठ में, क्या आपने शुरुआत में ऑब्जर्व किया जो आपके दावे हैं, आपके हिसाब से क्या अंदर मिला आपको जो नहीं जानते हैं लोग? सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि ये एक ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। यहाँ पे ब्रह्मचारी जी रहते हैं, कोई साधु। तो मेरे दिमाग में साधु का मतलब है स्वरूपानंद महाराज जी, जो कि बिल्कुल ओपन रहते हैं। कोई भी भक्त कभी भी उनसे मिल सकता है और अपनी कोई भी बात कह सकता है और वो हमेशा पुरुषों से घिरे रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्त्री है, मुझे उनका नाम अच्छी तरीके से याद नहीं है, शी इज फ्रॉम बेंगलोर। वो उसकी मालकिन है, विद्या मठ की मालकिन वही है। सब उन्हें दीदी पुकारते हैं और मुझसे भी कहा गया कि आप इन्हें दीदी कहें और इनका पैर छुएं। तो मुझे पैर छूना, सबका पैर हम लोग नहीं छूते। अब इसमें ब्राह्मण लड़की है ये बात नहीं है, हम लोगों से पैर वैसे ही कोई नहीं छुआता है। तो मैंने पैर, क्या नाम था उनका पूर्ण? मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है अच्छी तरीके से। उनका ओरिजिनल नाम कुछ और है और वहां उनको उनके महाराज जी ने कोई और ही नाम दे रखा है। तो पता चला ये इसकी मालकिन है। कुछ भी यहाँ आपको चाहिए, एक पत्ता भी अगर हिलेगा तो वो मालकिन ही के कहे या मालकिन के आदेश से या उनकी अनुमति के बगैर नहीं होने वाला है, ऐसा है। तो मैंने कहा कि ब्रह्मचारी जी हैं वो, तो फिर ये इनकी कौन है। तो अब चूंकि मैं वहां रहने लगी, सुबह शाम का मिलना, सुबह शाम देखना है, तो फिर मैंने इनसे खुद ही बात करना सोचा कि मैं इनसे खुद ही बात करूंगी। और तो उनकी बहनें हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी की और भी बहनें हैं, लेकिन वो अलग अलग बंगले में हैं। बंगले मतलब किस तरीके के बंगले? वहाँ 5-5 खंड के, 4-4 खंड के बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं।
ये जैसे हरिश्चंद्र घाट पर है, जैसे इनका विद्या मठ केदार घाट पर है, जैसे हनुमान घाट पे 3 बंगले हैं, है ना। तो ये सब एक एक बहनों को आवंटित हैं। इन्होंने बंगले दिए हैं क्या? हाँ, इन्हीं ने ही दिए हुए हैं। कैसे खरीदे हैं, किस अधिकार से दिए हैं, कैसे, ये मुझे नहीं पता। तो बंगले किसको किसको दिए हैं इन्होंने? हाँ, बहनों को दिए हैं। एक बड़ी वाली बहन को, ये पहला वाला है, जब उधर से आओ विद्या मठ से हनुमान घाट की तरफ, फिर अगला वाला जाओ तो फिर वो वाला उनकी दूसरी वाली बहन को है, जो कि वहाँ पढ़ाती भी है विद्या मठ में संस्कृत पढ़ाने क्या की। नाम है उनका? यार सबका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 साल की बात हो गई है, नाम मुझे ध्यान नहीं है। तस्वीरें मैं दिखा पाऊंगी कि ये वाली हैं, ठीक है। वो वहाँ रहती हैं। वो एक भांजे को भी उन्होंने एक बंगला दे रखा है, भांजे को भी दिया हुआ है, और एक बहनोई है, उनको भी दे रखा हुआ है, बहनोई को भी बंगला दिया हुआ है। हाँ, तो सबके बंगले, सबको एक एक, 4-4, 2-2, 3-3, सब को पूरे। अभी तो ये लेटेस्ट खबर जब चल रही है तो मुझे पता चला है कि भला 22 उन्होंने और खरीद लिए हैं। 22 बंगले। ये आपका दावा कैसे हम मान सकते हैं कि 22 खरीदे हैं? मतलब आपके पास हाँ, जानकारी कैसे, पुख्ता जानकारी है? जो मैंने अपनी आंख से देखा है और जिनमें उनकी बहनें आधिपत्य उनका है, वो तो मैं दिखा सकती हूँ। 22 का तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। सुना हुआ है कि उन्होंने, अब जब वो पूर्ण रूप से आसन पर बैठ गए हैं तो उन्होंने ले लिए। शंकराचार्य जब, हाँ, हो गए हैं फुल, तब ये मैं तब की बात बता रही हूँ जबकि महाराज जी जीवित थे, तब ये फुल नहीं थे अथॉरिटी वाले, तब की बात है जो मैंने देखा है। मैं आपको वो बंगले दिखा सकती हूँ कि ये इनकी ये वाली बड़ी बहन रहती हैं। आप उनको आवाज देके बुला लें या उनसे जाके प्रणाम कह के बात कर लें कि जी आपके इस बंगले में मैं 2 दिन रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर वो कह देंगी। अगर वो चाहेंगी तो वो अनुमति दे देंगी। ये इतने बंगले इन्होंने खुद बनाए हैं, प्रॉपर्टी एक तरीके से? हाँ, ये उन्हीं की अपनी है। उनकी बहन पहले से ये थी कि बाद में हुई है? तो ये मैं कैसे बता पाऊंगी। मैं 22 में गई हूँ, तब मैंने ये देखा था कि ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है, ये इनकी ये बहन है, ये इनकी ये बहन है, ये इनकी ये बहन है, ये मैंने देखा है। कैसे इनकी बहन का है, महाराज जी ने तो दिया नहीं होगा। महाराज जी को तो पता भी नहीं होगा बनारस में क्या हो रहा है ना। तब जब वो वाली दीदी जो थी, जिनके इजाजत के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, तब फिर वो बताती थी हर चीज। तो फिर मैंने उनसे एक दिन पूछा, हमने कहा कि एक बात बताइए, क्योंकि बहुत स्वीटली ही बात मैं करती हूँ, मेरी लड़ने झगड़ने की तो नहीं है आदत। तो वो लोग प्यार भी बहुत करती थी मुझे, सबका बहुत प्यार था। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा कि जब कोई आदमी होता है दीदी, तो उसका जो मालिक होता है, या तो उसकी क्योंकि वो बैंगलोर की थी ना, तो मैंने ऐसे लोकल लैंग्वेज में पूछा, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये लोकल लैंग्वेज में बात करना जानती हैं कि नहीं प्रतापगढ़ से, ये हाउ मच शी इज कनेक्टेड, बिकॉज अविमुक्तेश्वरानंद जी इज बेसिकली फ्रॉम प्रतापगढ़, इलाहाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने कहा कि जब कोई भी जगह होती है तो उसका अगर कोई स्त्री मालिक है, जबकि ये आश्रम कहा जा रहा है कि ये अविमुक्तेश्वरा जी का है विद्या मठ, तो या तो उसकी महतारी होती है या उसकी मेहरारू होती है। तो फिर दीदी आप कौन हैं? तो ऐसे चश्मे से ऐसे देखकर कह रही हैं कि जो है, आप ये सब जानकर क्या करेंगी, अपना देखिए किताब और अपना जाएं। तो ये प्रश्न उनको चुभा। हालांकि उन्होंने हल्के से कहा, आप हमें क्या, आप उनकी बहन हैं क्या? मैंने कहा लाओ और पुख्ता करते हैं, तो क्योंकि मुझे लिखना भी है। तो उन्होंने कहा नहीं बहन नहीं, सखी मान लीजिए आप। सखी अविमुक्तेश्वरानंद की? हाँ, बोली आप मुझे सखी मान लीजिए, बस इतना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब इन्होंने बताया होगा अविमुक्तेश्वरा जी को कि भाई वो ये पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। ये बात इन्हें पसंद भी नहीं आई होगी, मुझे जहां तक लगता है। तो फिर यही देखा कि मालकिन तो वही है, जब तक वो नहीं है, हो सकता है वो आ जाएं। तो वो बहन भी और साथ में अंदर रहती थी? उनकी बहन भी है, एक छोटी बहन भी है, तो वो भी रहती हैं, वो भी रहती हैं। इन लोगों के बहुत कमरे अच्छे हैं, बड़े बड़े से हॉल हैं। बड़े बड़े से हॉल कैसे, किस तरीके से हैं? उसमें कारपेट भी, जैसे कि नीचे जब आप जाएंगे तो वो एक साधु का ऑर्डिनरी है। हालांकि ऑर्डिनरी नीचे वाला भी नहीं है, पूरा संगमरमर का है, बहुत अच्छी अच्छी फर्शें हैं, वहां भी कालीनें अच्छी बिछी हुई हैं। लेकिन इन लोगों के यहाँ एलईडी टीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी के सारे, जहाँ जो जो हो रहा है वो है। और इनके यहाँ जाने के जो रास्ते हैं वो भी लिफ्ट से अंदर है, वहाँ सबका वहाँ के लिफ्ट लगी हुई अंदर जाने की? हाँ, बिल्कुल 5वीं फ्लोर तक, स्विमिंग पूल तक अगर जाना है मान लीजिए। 5वीं फ्लोर पर स्विमिंग पूल भी है क्या? हाँ, आपको नहीं मालूम? अच्छा, पत्रकार लोग हो सकता है वहां ना गए हों। अभी हम लोग यहाँ गए थे CLF
चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल में। तो जो साहित्यकार लोग बाहर से आते हैं उन्हें ठहराया जाता है। तो जिस होटल में ठहराया था इसमें 7th फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, और उसके बाद मैंने इनके यहाँ देखा कि स्विमिंग पूल जो है हाईएस्ट फ्लोर पर है। तो पूरा स्विमिंग पूल जैसे होता है वैसा ही है? हाँ, एकदम वैसे ही है। किसके लिए स्विमिंग पूल था? वो तो महाराज जी के लिए ही होगा मेरे ख्याल से, या जिसके लिए भी हो। अच्छा, वो वहां पे एंट्री नहीं है, एंट्री नॉर्मल एंट्री इज प्रोहिबिटेड ओवर देयर। वहां पे सब लोग नहीं जा सकते हैं। वो तो क्योंकि मैं वहां पे रह रही हूँ तो मैं अंदर चली गई, लाइट नहीं थी। आप वहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा, कितने से कितने पीरियड तक आप वहाँ पर रुकी हैं और वो कितने महीने होंगे लगभग? मैं इसकी एकदम एग्जैक्ट तारीख आपको बता पाऊंगी क्योंकि मैं 10 तारीख को गुजरात में थी, 10 मार्च 2022। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे केरल पर एक आयुर्वेद विद्यालय है, उस पर हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे। तो मुझे डॉक्यूमेंट करना था, लिखने का काम मेरा था और एंकरिंग का काम मेरा था। तो उसके लिए मैं गई, मुझे कांटेक्ट किया गया था, मुझे कांटेक्ट कर लिया जाता है कोई काम अगर हो किसी का, तो इस तरह का लिखा पढ़ी वाला। तो उसमें उन्होंने बोला, जैसे आपने कांटेक्ट किया कि भूमिका जी आपने जो उपन्यास लिखा है इस पर क्या बताना चाहेंगी, जैसे आपने किया ऐसे कांटेक्ट लोग कर लेते हैं। तो कौन सी डेट थी वो? हाँ, तो फिर 10 तारीख को गुजरात में थे, 10 से 12, फिर 12 से हम लोग बाई ट्रेन गए केरल। तो पद्मनाभ जी का दर्शन किया है मैंने 15 तारीख को, ठीक 15 तारीख को मैं केरल में थी। फिर मैं केरल से जब लौट के बाई प्लेन आई थी यहाँ दिल्ली, एक दिन बस वहां रुकी थी, दर्शन ही बस करना था क्योंकि बीच में रुक के काम किया इनके यहाँ। ये पलक्कड़ जगह थी केरल की जहाँ हम लोग ने आयुर्वेद के विद्यालय में रहना। ये बनारस में आप कब से कब? बनारस पहुंची मैं 18 तारीख को, एग्जैक्ट ऑन 18th ऑफ मार्च 2022। तो 2022 18 मार्च से फिर मैं वहां रहना शुरू हुई। फिर मैं अप्रैल में ही रही, फिर मैं मई में भी रही हूँ, फिर मैं मई में करीब लौट आई हूँ वापस दिल्ली। और इस बीच मैंने वहां पे देखा, पूरे दिन और रात वहीं रहती थी आप? हाँ, वहीं रहना रहता था, खाने का भी वहीं पे था, लंच भी वहीं, डिनर भी वहीं, ब्रेकफास्ट भी वहीं। कहाँ पर आप लोगों को जाना मना था और क्या क्या अंदर था, शेड्यूल क्या था? वहां पे जाना प्रोहिबिटेड है दीदी या लेडीज के साइड एकदम। और ये जहां हम लोग थे, अच्छा इधर एक बुजुर्ग औरत और थी, वो दीदी की कोई रिलेटिव आई हुई थी और कोई आदमी भी आया हुआ था, बताया जाता ये माँ बेटा है। और एक और साउथ की महिला थी, वो भी बेंगलोर से थी। ये दोनों थी काशी प्रवास के लिए आई थी बताया जा रहा है, लेकिन बहुत कम दिन थी, फिर ये लोग चली गई थी। एक बीमार हो गई थी और एक के घर में कुछ दिक्कत थी, ये लोग सब चली गई थी। बुजुर्ग तो नहीं रुकी थी, रहती वहां दीदी ही थी, मालिक दीदी ही। 5वीं फ्लोर पे जहाँ आप स्विमिंग पूल बता रही हैं वहाँ पर स्विमिंग पूल ही था कि कुछ रहने का भी था? हाँ, हॉल है, बड़े बड़े सबके अपने अपने भवन है, अपने अपने हैं। वहाँ पे जाना नहीं है किसी का भी। वहाँ कौन रहता था? नहीं जा सकते, वहाँ पे दीदियाँ रहती हैं। अच्छा, दीदी, हाँ, और बच्चे नहीं जा सकते वहाँ पे। ये जो स्टूडेंट्स बटुक, ये स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स का अलग है, वो 3rd फ्लोर पर है। अच्छा, वहाँ पर जो बटुक्स हैं वो बात कर रहे थे आपसे, क्या आपसे मिल रहे थे, फोटो खींच रहे थे, क्या? बटुकों को बाहर के लोगों के साथ फोटो खिंचाना अलाउ नहीं है क्योंकि एक छोटा, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात बहुत अजीब लगती है मुझे भी। मैं बहुत सारे सवालों का जवाब मैं दे ही नहीं सकती क्योंकि मुझको ही नहीं जानकारी है। मैंने उस प्यारे बच्चे से कहा, क्योंकि वो दंड लिया हुआ था और मुझे बहुत ही मोह रहा था, मोहिल कर रहा था। तो मैंने उसे बोला कि अरे वाह, आओ मैं तुम्हारे साथ एक प्यारी सी फोटो लेती हूँ, तुम तो इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हो। वो पूरा भगवा वस्त्र पहना हुआ लड़का, बहुत प्यारा सा बच्चा था। ज्यादातर गरीब बच्चे वहाँ रखे जाते हैं, ऐसा मुझे बताया वहाँ के बच्चों ने, कि हम लोग के बहुत पैसे वाले माँ बाप के घर के नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं, यहाँ रहने के लिए है, खाने के लिए है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो इस बच्चे ने कहा, तो फिर ये भाग गया, बोलता है फोटो खिंचाने के लिए महाराज जी ने मना किया हुआ है। तो मैंने कहा क्यों मना किया हुआ है महाराज जी ने? तो बोला नहीं, उन्होंने मना किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि किसी भी आउटसाइडर के साथ फोटो मत खिंचाना। तो फोटो नहीं खिंचाना। और बात करना, आपने कुछ सवाल जवाब किए उससे? हाँ, मैंने कहा कहाँ से आए हो, घर की याद आती है। इतना छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का केवल, तो उसको तो मैंने कहा कहाँ से तुम आए हो, तुमको अपनी मम्मी पापा की याद नहीं आती, बड़े भाई की याद नहीं आती, बहन की याद नहीं आती? तो बोलता है आती है, बस ऐसे उदास होकर बस चला गया। फिर वो बैठा नहीं, ज्यादा बात नहीं कर पाया। अच्छा, वहाँ पर जो आते हैं बटुक्स, वो किस तरीके के चूज किए जाते हैं या उनको लिया जाता है, कैसे कैटेगरी में भरे जाते हैं? देखिए,
वहां पर हाँ इस समय मैं थी, क्योंकि जुलाई का एडमिशन होना था और मैं जून में थी वहां पर जब ये परीक्षा होती है। एक बहुत ही नॉमिनल सी परीक्षा होती है और जितने भी टीचर्स हैं ये उसमें परीक्षा उन लोगों की लेते हैं, दे एग्जामिन। और ज्यादातर गरीब बच्चे होते हैं और बहुत प्यारे बच्चे होते हैं और जो इनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे होते हैं वो इन्हें सेवा में दे देते हैं एक तरीके से। तो ऐसे बच्चे होते हैं ज्यादातर। मतलब उनको चूज करने के लिए क्या अभिमुक्तेश्वरानंद चूज करते थे किसको रखना है किसको नहीं रखना है, किस तरीके से? जैसे थोड़े से गरीब ही हों ये उनकी प्राथमिकता शायद रहती है। किस तरीके से बातचीत जब आपने की उनसे तो क्या बोलते थे? बटुक बस यही कहते थे कि बात करना अलाउ नहीं है, एक तो पहली बात, और मुझसे तो शायद ज्यादा ही कि ये जो है पत्रकार है या ये लिख देगी या क्या है। तो अब चूंकि मैं सवाल करने लगी हूँ ना, छुपाते थे? अब पता नहीं, ये बात तो सोचने वाली है, ये विचारणीय बात है कि क्यों आप। अच्छा मेरे घर में कोई साहित्य पढ़ने मेरे बच्चा आया है, 4, 10, 12 बच्चे आए हैं, हम तो कह देंगे किसी से भी बता दो तुम क्या पढ़ रहे हो, दीदी तुम्हें कैसे पढ़ा रही है, हम तो अलाउ कर देंगे। आपके यहाँ ही पत्रकारिता सीखने 4 बच्चे आए तो क्या आप कह देंगे कि नहीं हाँ नहीं भागो यहाँ से, किसी से बताना मत, बात मत करना? आपको क्या लगता है? मुझे इसमें कोई भी मैं इसमें जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसका मामला मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। ये पता है कि दे आर पुअर पीपुल और जो उनके पेरेंट्स भी आते थे बस एक दिन रुकेंगे, जो सामान बच्चों को देना है दो और जाओ। ज्यादा कहते हैं घुलने मिलने देंगे तो फिर शायद अटैच हो जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जब आते थे वहां पर तब वो किस तरीके से मिलते थे, ऊपर जाते थे, क्या एक्टिविटी रहती थी? क्योंकि जब तक मैं वहां रही हूँ तब तक अभिमुक्तेश्वरा जी नहीं आए, मैंने इन्हें कभी भी सामने आमने इनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये पता चल रहा है क्योंकि अब जब मैं आने वाली हूँ ना, वापसी है, और वैसे भी अगर मैं ना भी आने वाली खुद भी हूँ, 2 महीने में रह चुकी हूँ तो मुझे वैसे भी अब आना ही है, तो भी अगर वो आ रहे हैं तो कोई आउटसाइडर वहां नहीं होना चाहिए, है ना, ये है। तो अब ये भी एक हैरान करने वाली बात है, स्वरूपानंद महाराज जी के पास 70 बैठे रहेंगे, है नहीं, 70 आउटसाइडर बैठे हैं। वो क्या है भाई, वो फकीर आदमी है, संत आदमी है, ठीक है, उनके पास प्रोस्पेरिटी है, बिजनेस क्लास की दी हुई है, खूब उनके पास सुख सुविधा है, लेकिन उनकी सब चीज ओपन है, कुछ सीक्रेट्स नहीं है उनके। हम बता रही हूँ ना, मैं 70 साल से हमारे परिवार के उनके रिलेशन है, हमने 70 साल में यहाँ पर कोई अलाउड नहीं था इनके, इतने सीक्रेट्स हैं इनके, इतने अब आप ही बताइए, आप कह रहे हैं आपने लिफ्ट नहीं देखी। हाँ, लिफ्ट मैंने भी नहीं देखी थी पहले, जब मैं गई थी, जब इधर आने जाने का बस यहाँ खाना खाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से चले जाइए, है ना। तो लिफ्ट वो तो वहां रहते रह जाओ लंबा समय तक और थोड़े से जिज्ञासु हो तब आप देख पाओगे, लिफ्ट दिखाई नहीं देती है, वो दाहिने हाथ के कोने में एकदम लास्ट कॉर्नर पर है। अच्छा जी। आप स्विमिंग पूल तक कैसे पहुंची आपने? उस दिन ये हुआ था कि जो इनका रसोईया है वो हो गया था बीमार या चला गया था गांव, ठीक है। तो अब सब लोग खाली बैठे हैं कि खाना में आज देर लगेगी, तो बच्चों को लगा दिया गया तुम लोग खाना बनाओ। तो उन्होंने कहा दीदी खाना मतलब आप भी मतलब बटुकों ने सारे बटुकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ही खाना बनाओगे, चाहे गेस्ट हो चाहे जो, सबको खिलाओगे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं वो कैसे बना पाएंगे। लेकिन उनमें जो बड़े हैं उनकी ड्यूटी लग गई। तो एक बोरा आलू जो है वो उबालने को चढ़ा दिया गया, आप सारे लोग आलू छील रहे हैं बैठ के, सारे बच्चे गोला बना के, तो हम भी बना रहे हैं, छील ही रहे हैं। फिर मैं ऊब गई, अंधेरा बहुत था, एक तो उनका किचन जिधर है उधर अंधेरा बहुत है, तो मैं थक गई। फिर मैं उठ के गई, तो मैं उठ के जब गई तो अब सारे लोग इधर हैं, सब लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं, तो किसी को पता नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, वरना तो सिक्योरिटी ये लोग मना कर देते हैं, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। आज कोई रोकने वाला नहीं था, तो फिर मैं चढ़ती चली गई सीढ़ी से उधर। तब मैं 5वीं फ्लोर तक जाकर देख रही हूँ, अरे यार यहाँ तो स्विमिंग पूल है। मैं तो बिल्कुल हैरान ही रह गई, क्योंकि स्विमिंग पूल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ होगा। और ऊपर क्या क्या आपने देखा उस दौरान? स्विमिंग पूल का हॉल है या किसी के रहने का? हाँ, सबके रहने के, मैंने आपको उनके रहने का बता ही दिया, सबके अपने अपने हॉल है और वो बहुत सीक्रेट्स हैं, वो बहुत सेपरेट है, वो आम बाहर के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, वो दुनिया ही अलग है। हाँ, आप वहाँ के बच्चे से भी पूछो तो वो ऐसे ही बताएगा कि अरे दीदी लोगों की तो दुनिया ही अलग है, वो लगता ही नहीं है कि विद्या मठ का पार्ट है विद्या मठ में, लेकिन अलग हिस्सा है उसका, वो एकदम सेपरेटली बनाए गए हैं। लिफ्ट से अंदर जाओ, उधर जाओ और छुप कर है सब, वो उधर कोई भी जा नहीं पाता है।
अच्छा, तो उसमें कौन सखी लोग रहती थी, कौन रहता था? हाँ, सखी जी उनमें रहती हैं, उन्होंने खुद ही बताया मैं उनकी सखी हूँ, वही रहती हैं और मालकिन है, और वो दान वही देंगी, दक्षिणा वही देंगी, साड़ी बांटती हैं, जैसे वही नहीं, जैसे किसी की माँ हो, किसी आश्रम, आपके घर में आपके यहाँ कोई आया हो तो कुछ गिफ्ट देना हो तो या आपकी माँ देगी या आपकी बीवी देगी, या बड़ी बहन घर में रहती हो वो देगी, है नहीं, तो वो देती हैं। अच्छा, अब बहन तो वो नहीं है, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप उनकी बहन है, तो बोली नहीं मैं उनकी बहन नहीं हूँ। अच्छा, तो ये हुआ, तो फिर वो साड़ियां भी बांटती हैं पूरे मोहल्ले को, जो जो जाता है वो बिल्कुल दानवीरा की तरह बैठी रहती हैं वहां पर। तो ये लोग इनकी सखी हैं, और कितनी वहां पर महिलाएं थी ऐसी जो आपने पाई या देखी लगभग आप? ये अकेली हैं, मालकिन तो ये अकेली हैं, और हेड ऑफ द विद्या मठ है, शी इज द ओनली पर्सन, ओनली पर्सन। अब इनके रिलेटिव जो जो आ रहे हैं, रह रहकर जा रहे हैं। और एक चीज वहां पर है, जैसे ये जो है मैनेजर, ये भी करप्ट ही है। कैसे? इस तरीके से, क्योंकि ये अब देखो यहाँ ये सब हो रहा है, ये अविमुक्तेश्वरा जी को खबर है कि नहीं ये नहीं मालूम। ये क्या करेगा कि पैसे मांगेगा इनडायरेक्टली, डायरेक्ट पैसा नहीं लेगा, ठीक है। क्या बोलेगा कि भूमिका जी आइसक्रीम खिलाइए, भाई तुम इतने बुढ़े हो, मेरे पिता के जैसे उम्र में हो, तुम्हें क्यों खिलाएं, बच्चों को खिला दूं। और बच्चों को मैंने खिलाया भी है, कई बार मैंने कहा कि तुम लोग आइसक्रीम खाओ, तुम लोग कोई भी चीज बाहर की मन होता होगा, बच्चे इतने दूर रह रहे हो, माँ बाप यहाँ नहीं है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन ये मांगेगा खाना, डिनर के बाद जैसे टहलो, तो वहां एक दूध की दुकान है, जाके वहां पर खड़ा हो जाएगा और अपने एक दो लफंगे दोस्तों को भी लेकर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो महिला थी वो क्या नाम लेती थी अविमुक्तेश्वरानंद का, किस तरीके? स्वामी श्री। स्वामी श्री उन्होंने ही नाम रखा था ये? उन्होंने खुद कहा था कि कहना कि मैं स्वामी श्री कहलाना है, मतलब उन्हें स्वामी श्री कहलाना है। अच्छा, तो यानी कि 5वें फ्लोर पर विशेष सुविधा थी आपके हिसाब से? हाँ, 5वें फ्लोर है, हो सकता है अंदर और भी फ्लोर्स हो जहाँ तक मेरी रीच ना हुई हो। अच्छा, और क्या क्या आपने ऐसा देखा जो अलग सा लगा आपको वहां पर, चूंकि कंस्ट्रक्शन में? यही सब है कि इतना सीक्रेट्स क्यों है, ये है क्योंकि आश्रम बस देखने में तो इतना लगता है बस ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है, बस खत्म। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो इसका केवल 1/12 पार्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है। 85% तो इनसाइड है, वो सीक्रेट ही है 85%। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इतने समय रही तो आपसे सवाल जवाब नहीं हुआ, या आपने जो वहां पर देखा, अविमुक्तेश्वरानंद वहां पर आए कि नहीं आए, और नहीं आए तो उस दौरान क्या क्या एक्टिविटी होती थी, गतिविधियां वहां की क्या होती थी? गतिविधियां यही सब होती थी कि रोज सुबह स्कूल लगता है, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, और कभी आपको ऐसी गतिविधि लगी जो थोड़ी अलग से संदिग्ध? अलग अलग और संदिग्ध बस यही है कि इतनी छुपाव है, इतना छुपाव दुराव है। अच्छा। ये है कि इतना छुपती है, अचानक दीदी प्रकट हो जाएंगी पता नहीं कौन से दरवाजे से आकर, एक दरवाजा उनका सीक्रेट है, उसे वो अचानक आएंगी, प्रकट हुई, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला टाइप, और वो दीन दयाल आई, वो इतनी बड़ी रईस कहीं की, वो दान दे रही हैं, कहाँ से आप इतनी समृद्ध और इतनी अंबानी की फैमिली। उनकी जो फोटोज कुछ है क्या ऐसी आपके पास जिसमें वो बहुत क्लोज दिखी हैं अविमुक्तेश्वरानंद के, जो उनकी सखी हैं इस तरीके से? उनकी ऐसी तस्वीरें होंगी मेरे पास, उनकी अविमुक्तेश्वरा जी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरा मेरे सामने आए ही नहीं थे, तस्वीरें उनकी कहीं ना कहीं होंगी। मेरी तो बहुत सारी है विद्या मठ में, क्योंकि प्रोग्राम हुआ था, नवरात्रि आई उस बीच, अप्रैल वाली है ना, मार्च में थी, अप्रैल वाली आई, शरद वाली नहीं दूसरी वाली, तो उस वाले में मैं पूरे में थी नवरात्रि में। तो नवरात्रि में बहुत औरतें आती हैं, तो वो नीचे ही होकर चली जाती हैं, दर्शन करती हैं, गाना गीत भजन होता है, देवी गीत होता है, और ये दान देती हैं महारानी जी, ये दान देती हैं आखिरी दिन, और सबको देती हैं। ऐसा तो नहीं उनको जिम्मेदारी के लिए रखा हो कि आप देखो हमारी देखभाल में? तो उसमें आपको संदिग्ध क्या लगा? नहीं, इसमें संदिग्ध नहीं, अगर वो नहीं है और उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है तो दी हुई होगी। हालांकि उनकी इतनी सारी बहनें, जिम्मेदारी उन्हें भी दी जा सकती है, लेकिन सखी पर उन्हें ज्यादा भरोसा होगा, या उन्हें सखी ज्यादा मुफीद लग रही होंगी इस काम के लिए कि मेरे विद्या मठ को ये संभाले। लेकिन पुरुष भी संभाल सकते हैं मेरे ख्याल से, है नहीं, जब वहाँ ब्रह्मचारियों का वो स्थान है, गृहस्थों का तो है नहीं, है ना, ये बात है। लेकिन अगर ठीक है, अगर वो जिम्मेदारी संभालने के लिए वहाँ पे अपॉइंट की गई है तो अच्छी बात है।
एक बात आप कह रही थी कि अंबानी जैसी सुविधाएं हैं, किस तरीके की आप? इनका वो जो कमरा है वो शानदार आलीशान जो उनका कमरा है, ये तो बिल्कुल किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर लगता है। लगता नहीं है कि ये किसी भगवाधारियों का है, जबकि भगवा पहन रहे हैं सब लोग। तो भगवा वाले तो ऐसे नहीं होते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जैसे उनकी एक बहन करती है। वो 5 बजे उठ के नहाती है, मैं उसी के संग नहाती थी, सुबह 5 बजे गंगा स्नान करती थी। ये लोग नहीं करती, ये लोग गंगा स्नान करती नहीं है, अपने शावर में लेती हैं, गर्म पानी है इनका। शावर भी लगा है? हाँ, A1 ये यहाँ नहाती हैं, गंगा नहाने नहीं जाती। आपने भगवा पहना हुआ है तो आपको गंगा नहाना चाहिए, है ना। फिर ये मेरा नॉवेल बनारस पर मैंने, ये जो इनके कमरे में आपने कैसे कह सकती कि वहाँ पर इतना आलीशान है, क्या क्या ऐसा, जैसे LED टीवी आपने देखी और क्या क्या ऐसे? टीवी, LED, कालीने, फर्नीचर्स, अलमीरा, लॉकर, A1 सब है। VIP, VVIP, एवरीथिंग इज VVIP फॉर दीदीज, फॉर दीदी स्पेशली। उनको वहीं पे वो रहती थी सारी सुख सुविधाओं के साथ। जी, क्योंकि मुझे नॉवेल, मैंने आपसे कहा, बारीक से लिखना था, तो मेरे 5 उपन्यास हैं बनारस पर, 2 आ चुके हैं, 3 अभी आने हैं। तो मुझे ढेर सारा मटेरियल चाहिए ही था, तो बहुत ध्यान से देख रही थी चीजें कि समझ में आए, लिखे। कभी आपको रोक टोक नहीं हुई जब आप इधर से उधर जाती थी कि भाई आप यहाँ से मत घूमिए, ये सब प्रोहिबिटेड एरिया? बिल्कुल बिल्कुल रोक टोक है, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, उधर बहुत जगह नहीं जाना है। आप तो गेस्ट हैं, आप बाहर से आए, बाहर से जाएं, क्या मतलब है। बिल्कुल रोक टोक है, सबको है। मैं जबकि लड़की हूँ तो लड़की के कारण तो 5वें फ्लोर तक देख भी आई, वरना तो जेंट को तो एकदम नहीं जा सकता उधर। क्या है उधर, कहाँ जा रहे हो? आदमी तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता अंदर जाए, नो। आउटसाइडर के लोग, आउटसाइडर एकदम अलाउड नहीं है। और जो अच्छा, उनका एक गेस्ट हाउस विद्या मठ के ठीक सामने भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी पूरा AC है। अच्छा, मैं जब आश्रम सोच के गई थी तो मैं ये सोच के गई थी कि गौशाला होगी, गार्डन होगा, फूल होंगे, वन होगा, ये सब दिमाग में लेके गई थी। मगर ये तो बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक बिल्डिंग है विद्या मठ भी, और उनका एक गेस्ट हाउस ठीक उसके सामने वो, और AC। हमने कहा हमको AC नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल ताजी हवा चाहिए, गंगा वाली हवा चाहिए मुझे। तब कहा इधर रहिए, उधर मत रहिए, अगर AC वाला नहीं चाहिए। नहीं तो AC जैसे सरकार, अरे जैसे ये बाजार में गेस्ट हाउस और होटल होते हैं ना, वो उस टाइप का भी एक और है। हाँ, वो इधर उनके ठीक सामने, वो अलग एक बिल्डिंग है विद्या मठ के जस्ट अपोजिट। वो लोग भी खाना खाने इधर ही आते हैं, वो भी यहीं आते हैं। हाँ, खाना खाने, वहाँ पे खाने का इंतजाम नहीं है। स्पेशल खाने का इंतजाम रहता था, किस तरीके? खाने का इंतजाम तो ऑर्डिनरी है, लेकिन दीदी लोग के लिए शायद स्पेशल है। बता रहे थे कि वहाँ पे जो नारियल चढ़ता है, इन सब की बर्फियां बनती हैं, लेकिन एक बर्फी भी एक्स्ट्रा चाहिए तो पहले दीदी से अनुमति लेके आओ। ये है, मुझे नारियल की बर्फी बहुत पसंद है, तो हमने कहा मुझे नारियल की बर्फी और भी चाहिए। बोलते जब दीदी कहेंगी तब दिया जाएगा। हाँ, ये है, अलग बात है ये। वहाँ पे जो बटुक थे उनका बिहेवियर जैसे कैसा था? क्या वो बातचीत में इजी थे लोगों से या आप? नहीं, एकदम नहीं, एकदम बटुकों से तो बातचीत होनी ही नहीं है किसी से। वो तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है अभिमुक्तेश्वरा जी की, टीचर्स स्टाफ की। देखा होगा यौन शोषण का आरोप लगा है एक, और उस पे जांच, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। करेंगे बारीकी से, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात सही है वही सामने निकल के आएगी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो बिल्कुल बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल निर्भय होकर बताना चाहिए। बच्चों को किसी दबाव में, अगर इन्होंने उनके पेरेंट्स से कह दिया, पेरेंट्स बच्चों से कह देंगे कि बिल्कुल ना बोलना कुछ नहीं, तो अगर फ्री होकर वो बात करें, मेरे ख्याल से तो जो सही बात है वो आनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो भी सामने आना चाहिए, नहीं दोषी हैं तो भी आना चाहिए। ये है मेरे ख्याल से। जो बच्चे बाहर चले गए हैं ना, इनसे पूछा जाए। बाहर कहाँ चले गए? जैसे बच्चे वहाँ नहीं भी रुकते थे। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ नहीं रुके, ऐसे भी हैं। अब चूंकि फिर वही बात है, 4 साल हो गए, नाम मुझे याद नहीं रह गए हैं सबके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेमेंट करके बाकायदा बाहर रहने का इंतजाम करके पैसा दे के रह रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं रहते। क्यों, क्या वजह आपको लगती है? मुझे कोई वजह नहीं लगती, मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती। जब पूछो, अरे बस हम चले आए। जब मैंने पूछा, क्योंकि मैं इतने दिन रही थी, मुझे एक आदमी बंदा जानता है वहाँ का, एक बंदा मुझे जानता है। क्योंकि जो व्यक्ति 2 महीना पूरा रह रहा है, सुबह 5 बजे गंगा नहा के आती है, पूजा करती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़की है वो,
और बहुत प्यार से सबसे मिलती है अगर बात कर रही होती है तो। और वो राइटर दीदी हैं, ये भी है। तो उसमें मैंने बाहर के लोगों से बात की, अभी भी बात होती है कभी कभार। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? कोई स्टेटस लगाओ तो बताएंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। अच्छा, आप बनारस क्यों नहीं आती हैं? दोबारा बुलाते भी हैं। तो फिर मैंने उन लोगों से कभी कभी पूछने की कोशिश की कि तुम लोग जो हो क्यों छोड़ आए? तो कुछ भी बताते ही नहीं है। वहाँ के जो गार्ड लोग डरे सहमे रहते हैं क्या, आपको लगता है? स्ट्रिक्ट, हाँ इंस्ट्रक्शंस है ना। किसी भी इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं तो बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उन्हीं के तहत नहीं बताते होंगे। उनका तो बेचारों का ये जो है ना मैनेजर, ये उसका सब सामान ले लेता है बच्चों का। जैसे कि बच्चे कुछ भी, अपने लिए तेल भी सिर में लगाने का हमको पैसे देते थे कि दीदी आप बाहर जा रही हो, हमारे लिए ऑयल ले आना, हेयर ऑयल ले आना। क्योंकि मैं तो बाहर जाती थी, वो लोग तो बाहर अलाउड नहीं है जाना उनका, हम तो जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप दीदी बाहर जा रही हो, मेरे लिए हेयर ऑयल ले आना, या तो फिर क्रीम ले आना, बोरोलिन ले आना, या बोरो प्लस ले आना। तो जैसे मैंने लाके दिया, तो जो वहाँ के गार्ड्स लोग हैं या ये जो मैनेजर है ना, ये उनके बैग में से निकाल के लगा लेता है। और रसोईया, ये सब, प्रदीप नाम था, पी से कुछ नाम था, वो सब ले लेता है। उनको इस तरह से बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं ना, इसलिए। तो मैंने कहा तुम अपना ताला लगा के रखा करो। कहता है वो ताला तोड़ भी देता है। उनको एक एक बैग मिलता है, अलमारी एक अलमारी बहुत सारे बच्चों की होती है, तो ताले क्या भी। अभिमुक्तेश्वरानंद वहाँ रहते थे, आते थे, उस दौरान का माहौल कैसा रहता था? मैंने वो माहौल नहीं देखा, क्योंकि वो जब आए हैं तो मैं वहाँ नहीं थी। मैं जब तक वहाँ थी तब तक अभिमुक्तेश्वरा जी वहाँ नहीं थे। आपके फोटोग्राफ्स हमने देखे कई वहाँ पर सखियों के साथ में। वो कौन कौन लोग हैं? उनकी सारी बहनें हैं, उनकी केवल बहनें नहीं है, बहन की बहुएं भी हैं, भांजे की बच्चे बीबी भी है, बहुत सारे लोग हैं। सर रिलेटिव सारे उनके एकदम पक्के रिलेटिव्स हैं, और दीदी के रिलेटिव्स हैं। ये समाजवादी पार्टी जैसी होती है ना, वो विद्या मठ वैसा ही है। सब परिवार के ही लोग हैं वहाँ पर। सब परिवार? हाँ, बाहर का नहीं? बाहर के हम जैसे गेस्ट गए हैं तो हम तो बिल्कुल आउटसाइडर है। हमारा तो बनारस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम लोग तो कानिकुब्ज ब्राह्मण है, वो सरयू पारी हैं। तो हमारी तो बनारस सरयू पारियों का गढ़ है मूल रूप से, तो हमारी कोई रिश्तेदारी वहाँ है ही नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं तो बिल्कुल आउटसाइडर हूँ। अच्छा, कभी कुछ आपको ऐसा लगा हो जो बहुत ज्यादा आपको लगा कि इसको तो पता होना चाहिए, सबको रिपोर्ट करना चाहिए? मैं बस इसी बात को बार बार कहती भी थी कि इतना सीक्रेट और इतना छुपाओ दुराओ क्यों है? वाई दे आर टू सीक्रेट? वाई सीक्रेट क्यों रखना? मैं तो कोई चीज, नीलाप कोई चीज सीक्रेट नहीं रखते, मेरे ग्रैंडफादर कोई चीज सीक्रेट नहीं रखते, स्वरूपानंद महाराज जी कुछ सीक्रेट नहीं रखते। मैं और भी मठों में देखती हूँ कि सीक्रेसी बहुत नहीं है। हालांकि बनारस में और जगह भी है, हो सकता है बनारस का ये कल्चर हो कि सीक्रेट चीजें रखनी चाहिए। इलाहाबाद में नहीं है। इलाहाबाद में चले जाओ, वो जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, अंदर तक चले जाओ, जहां तक नरेंद्र गिरी जी का उसमें अभी मौत हुई है, पता नहीं सुसाइड है कि क्या है, प्रोवोक्ड टू सुसाइड है, आई डोंट नो। किताब मैंने उस पर भी उपन्यास लिखा हुआ है, लेकिन जो है सीक्रेट्स इतने हर जगह नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं मानी जी सुविधाएं हैं वहां से? हाँ, सुविधाएं बहुत हैं। ओ माँ, ये VVIP सुविधाएं हैं। मैंने अपने उपन्यास में, इसी अखाड़ा उपन्यास में एक जगह लिखा है कि उसमें वो लड़का है बहुत यंग, वो उस पत्रकार से बोल रहा होता है, कहता है कि आपको मैडम कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाना मिल रहा है, आप प्रेम से खा रही हैं, सो रही हैं। हमें खाना जब मिलता होता है तो हमें कईयों का भोजन बनना पड़ता है, तब हमें भोजन मिलता है। तो इसके हिडन मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं अगर चाहो। मेरे उपन्यास में ये छपा हुआ है, जो छप चुका है उपन्यास में, उसकी बात कर रही हूँ। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, वहाँ हो सकता है। जांच का विषय है। और फिर वो जो जांच करने के लिए लगा ही दिया गया है, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से आ जाएगा, और मैं चाहती हूँ आ जाए। ठीक है। तो भूमिका द्विवेदी जी साफ तौर से कुछ महीने वहां पर रहीं, और कई सनसनीखेज जो खुलासे हैं, दावे हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, VVIP सुविधाएं हो, बटुकों को लेकर जिस तरीके से कहा कि वो मिलने तक नहीं देते थे किसी से, बहुत सारी वो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, और इस चीज को अपने कुछ अपने उपन्यास में भी लिखा। लेकिन ये तो साफ है कि आखिर इतना सीक्रेट कौन, और वो महिला कौन जिसके बारे में ये बात कर रही हैं, कहाँ से हैं, और किस तरीके से कितना संबंध अभिमुक्तेश्वरानंद से है। ये कई सनसनीखेज दावे करती हुई भूमिका द्विवेदी हमें मिली।
गाजियाबाद से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव,